हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज का टॉपिक है क्लिफर्ड गिट्स। ये भी समाजशास्त्र में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस और एमपीपीएससी के सेट का सिलेबस जो कि एक ही है पहले यूनिट में। ये करीब 11वें 12वें नंबर पे थिंकर्स में आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जब भी थिंकर्स पढ़ते हैं हम लोग तीन बातों पर ध्यान रखते हैं। पहला, तो इनके बारे में एक सामान्य बहुत छोटा सा परिचय। दूसरा, इनकी मुख्य मुख्य अवधारणाएं। और तीसरा, इनकी महत्वपूर्ण किताबें। यदि इन तीनों को हम बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं और इनके कीवर्ड याद कर लेते हैं, तो हमें नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी कोई भी एग्ज़ाम में 90 से 95% क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, ये साहब अमेरिकी सांस्कृतिक नरविज्ञानी थे जो व्याख्यात्मक नरविज्ञान के जनक माने जाते हैं। व्याख्यात्मक नरविज्ञान के जनक माने जाते हैं, इस शब्द को भी याद रखिएगा। किसने कहा था, किसने, मतलब कौन जनक माने जाते हैं, किस चीज़ के, तो व्याख्यात्मक नरविज्ञान के क्लिफर्ड गिट्स माने जाते हैं जनक। फिर उसके आगे पढ़ते हैं हम लोग। इन्होंने सांस्कृतिक अध्ययन में घनी व्याख्या, थिक डिस्क्रिप्शन, इस शब्द को भी याद कीजिएगा। ये भी पूछता है एग्जाम, अक्सर एग्जाम में, कि थिक डिस्क्रिप्शंस की अवधारणा किसने दी है, तो ये भी हमको पता हो कि क्लिफर्ड गिट्स द्वारा दी गई है। जो सांस्कृतिक प्रतीकों और संकेतों के गहन विश्लेषण पर आधारित है। उन्होंने सांस्कृतिक प्रतीकों और उनके अर्थ की व्याख्या करते हुए संस्कृति को एक प्रकार के टेक्स्ट के रूप में देखा है। एक बहुत महत्वपूर्ण आपको फैक्ट दिमाग में आ रहा होगा, जो सामने लिखा है, क्या है, संस्कृति को एक प्रकार के टेक्स्ट के रूप में देखा। ठीक है, तो जब भी एग्जाम पूछ सकता है कि ऐसा कौन है जिसने संस्कृति को टेक्स्ट के रूप में देखा, तो आप इनका नाम ले सकते हैं। उनके शोध में नवविज्ञान में व्याख्यात्मक दृष्टिकोण को प्रमुखता दिलाई और संस्कृति को अर्थ और प्रतीकों के रूप में समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये छोटा सा उनका परिचय हो गया। अब हम लोग इनकी मुख्य अवधारणाओं के बारे में आते हैं। ठीक है, सबसे मुख्य अवधारणा जो अभी जस्ट पहले आपने पढ़ी, घनी व्याख्या, मतलब ये हिंदी शब्द है, इसका इंग्लिश क्या है, थिक डिस्क्रिप्शन। गिट्स ने सांस्कृतिक अध्ययन में घनी व्याख्या की अवधारणा को प्रस्तुत किया। इनके अनुसार घनी व्याख्या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शोधकर्ता सांस्कृतिक प्रतीकों, गतिविधियों और उनके निहितार्थों का गहन विश्लेषण करता है। इसमें क्या करता है ये, सांस्कृतिक प्रतीक, गतिविधियां और उनके निहितार्थों का गहन विश्लेषण, मतलब डीप विश्लेषण करता है इसके आधार पर। इस विधि में सिर्फ यह देखना शामिल नहीं है कि लोग क्या करते हैं, बल्कि यह भी समझना होता है कि उनके कार्यों के पीछे का अर्थ क्या है। यह गहन विवरण सांस्कृतिक व्यवहार के पीछे के कारणों और मान्यताओं को उजागर करता है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये पहली अवधारणा। फिर दूसरे में क्या आते हैं, संस्कृति का प्रतीकात्मक विश्लेषण। ये क्या है, ये दूसरी अवधारणा है, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, गिट्स के अनुसार संस्कृति प्रतीकों और अर्थों का एक तंत्र है और इसे समझने के लिए प्रतीकों का विश्लेषण आवश्यक है। जो प्रतीक होते हैं ना, जैसे जो चिन्ह होते हैं, जो तरीके होते हैं, इशारे होते हैं, आपके भाव होते हैं, इन सबको हम लोग एक प्रतीक कह सकते हैं। उनके अनुसार लोग अपने सांस्कृतिक जीवन में विभिन्न प्रतीकों का उपयोग करते हैं जो उनके व्यवहार और सोच को दर्शाते हैं। जैसे किसी का विवाह होता है तो महिलाएं मंगलसूत्र धारण करती हैं, मांग में सिंदूर लगाती हैं, तो ये प्रतीक हो गया। इससे क्या होगा, समाज में एक सोच डेवलप है कि हाँ, ये विवाहित महिला है। ठीक है, प्रतीकों का विश्लेषण करके हम किसी समाज के नियम, परंपराओं और सामाजिक ढांचों को समझ सकते हैं। ठीक है, ये दूसरी अवधारणा हो गई। अब तीसरी में आते हैं, संस्कृति को टेक्स्ट के रूप में देखना। ये भी हम लोग परिचय में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि संस्कृति को टेक्स्ट के रूप में इन्होंने बताया है। इन्होंने बताया कि संस्कृति को एक प्रकार के टेक्स्ट के रूप में देखा
जाना चाहिए, जिसमें समाज के लोग अपने अर्थ और विचार व्यक्त करते हैं। उनके अनुसार संस्कृति को पढ़ने और समझने के लिए उसी तरह से व्याख्या की जाती है जैसे कि एक पुस्तक को पढ़ा और समझा जाता है। जिस प्रकार से किताब को जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से टेक्स्ट के रूप में संस्कृति को भी समझा जा सकता है। यह दृष्टिकोण सांस्कृतिक प्रतीकों, भाषाओं और अनुष्ठानों के गहरे अध्ययन की आवश्यकता पर जोर देता है ताकि सांस्कृतिक व्यवहार को सही मायनों में समझा जा सके। ठीक है, ये तीसरी धारणा हो गई। अब हम लोग को चौथे में आते हैं, स्थानीय ज्ञान। ये क्या है? गिट्स का मानना था कि प्रत्येक संस्कृति की अपनी विशेष जानकारी होती है जिसे स्थानीय ज्ञान कहते हैं। कहते क्या है, संस्कृति देखो सभी जगह कल्चर अलग अलग होता है। हर जगह देखोगे आप तो कुछ जगह आप पाओगे गांव में अलग है, शहरों में अलग है, या जिन गांव शहरों की स्थानीय दूरी पर्याप्त है तो वहाँ भी आपको अलग अलग मिलेगा। आपने देखा होगा जो होली है, होली मनाने का तरीका कहीं अलग है, कहीं अलग है। अभी दशहरे में, दिवाली में, सबका सबका त्योहार मनाने का हर एक स्थान विशेष में अलग है। मतलब ये इनकी संस्कृति है, मतलब इन्हीं को इन्होंने स्थानीय ज्ञान के रूप में कहा है। यह ज्ञान उस संस्कृति के लोगों की परंपराओं, मान्यताओं और प्रथाओं में निहित होता है। स्थानीय ज्ञान के माध्यम से लोग अपनी दैनिक जिंदगी के निर्णय लेते हैं और अपने समाज की वास्तविकताओं को समझते हैं। मतलब जो स्थानीय लोग होंगे उनकी दैनिक कार्य होते हैं, उनकी विशेषताएं होती हैं, ये सब स्थानीय ज्ञान के रूप में देखा है उन्होंने। नेक्स्ट आते हैं व्याख्यात्मक नरविज्ञान। इसके जनक माने जाते हैं, सबसे पहले हमने यही बताया था। गिट्स ने व्याख्यात्मक नरविज्ञान की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया, जिसमें नरविज्ञान समाज की गहरी सांस्कृतिक समझ प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य यह समझना होता है कि लोग अपने जीवन में प्रतीकों और अनुष्ठानों के माध्यम से अपने अनुभवों को किस प्रकार से अर्थ देते हैं। तो वो सबका अपना अलग अपना अपना अनुभव होता है और सभी लोग उस अनुभव को एक अलग अर्थ देते हैं, और इसी अर्थ के आधार पर ये कहते हैं कि जितने भी लोग होते हैं अपने जीवन के प्रतीकों और अनुष्ठानों के माध्यम से अपने अनुभवों को किस प्रकार कर देते हैं, ये इन्होंने बताया है। इस दृष्टिकोण के तहत सांस्कृतिक शोधकर्ता संस्कृति के अर्थ को समझने पर ध्यान केंद्रित करता है और यह जानने की कोशिश करता है कि लोग अपने जीवन को किस तरह से अनुभव करते हैं और अर्थ प्रदान करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग बाली का कॉक फाइट का अध्ययन। ये क्या है? ये शब्द थोड़ा अजीब लग रहा है ना आपको ना? अक्सर एग्जाम में पूछता है कि जो अजीब शब्द होते हैं, अजीब अवधारणाएं होती है, थोड़ी सी अलग सी अवधारणा होती हैं, वो जल्दी याद भी होती हैं और एग्जाम में जब पेपर कोई बनाता है तो उस पर भी उसका ध्यान जाता है। ये कहते क्या है, देखो डीप प्ले अध्ययन बाली की कॉकपिट मुर्गों की लड़ाई, यानी क्या इसका अर्थ क्या है, मुर्गों की लड़ाई पर आधारित था। उन्होंने इसे एक प्रतीकात्मक और सांस्कृतिक घटना के रूप में देखा जो बाली समाज के मूल्यों, प्रतिष्ठा और सामाजिक ढांचों को दर्शाती है। कॉकपिट में कॉक फाइट में शामिल सामाजिक पदानुक्रम, प्रतिष्ठा की परिभाषा और जोखिम का विश्लेषण करके गिट्स ने यह दर्शाया कि यह घटना केवल एक खेल नहीं है बल्कि समाज के सांस्कृतिक अर्थों और संरचनाओं का प्रतीक भी है। ठीक है, ये सब अवधारणाएं होगी। अब इनकी कुछ मुख्य किताबों पे आते हैं हम लोग। पहली किताब है द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, मतलब संस्कृति का विश्लेषण। यह गिट्स की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें उन्होंने घनी व्याख्या और व्याख्यात्मक नवविज्ञान की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने शोध का एक संग्रह प्रस्तुत किया है जिसमें बाली की कॉकपिट का अध्ययन भी शामिल है। इस पुस्तक ने नृविज्ञान के क्षेत्र में व्याख्यात्मक दृष्टिकोण को एक नई पहचान दी है। दूसरी किताब कौन सी है? लोकल नॉलेज फर्दर एसेस इन इंटरप्रेटेड एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है ना, ये किताब है। इसमें क्या है, इस पुस्तक में गिट्स ने स्थानीय ज्ञान की अवधारणा पर विस्तार से चर्चा की और विभिन्न संस्कृतियों के स्थानीय ज्ञान को समझने के महत्व को रेखांकित किया।
इस पुस्तक में गिट्स ने विभिन्न संस्कृतियों की सोच और उनके स्थानीय संदर्भों को समझने के लिए नरविज्ञान की व्याख्यात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। ठीक है, नेक्स्ट किताब क्या है? वर्क्स एंड लिव्स द एंथ्रोपोलॉजिस्ट एज ऑथर। इस पुस्तक में गिट्स ने नरविज्ञान को एक साहित्यिक कार्य के रूप में प्रस्तुत किया है और यह दिखाने का प्रयास किया है कि नरविज्ञान भी साहित्य के समान होता है। उन्होंने यह तर्क दिया कि नरविज्ञान के लेखन में भाषा, शैली और प्रस्तुति का महत्व होता है। अब फोर्थ किताब क्या है? निगरा द थेचर स्टेट इन 19th सेंचुरी बाली। बाली में भी इन्होंने अध्ययन किया था। इस पुस्तक में गिट्स ने बाली के पारंपरिक थिएटर स्टेट पर शोध किया और यह दर्शाया कि राज्य एक प्रकार का नाटकीय प्रदर्शन है। इसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे बाली समाज के राजनीतिक और सांस्कृतिक आयोजन समाज की संरचना और शक्ति के प्रतीक होते हैं। ये 4 महत्वपूर्ण किताबें हो गई और बाकी ये जो अवधारणाएं हैं, इन अवधारणाओं किताबों के आधार पर देखेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।